नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्यकरण की समझ। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदु को ध्यान में रखते हुए पाठ की समरी को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हास्यकरण की समझ। हास्य का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। हास्यकरण यानी हास्य का मतलब होता है किनारे या हाशिए पर धकेल देना। जिससे कोई समाज का आयोजन होता है, वहाँ समाज के बीच में नहीं रखकर कुछ ऐसा समुदाय होता है जिसको साइड में रखा जाता है। तो ये क्या, इसको हम कहेंगे हास्यकरण। समाज में कुछ ऐसे समूह या समुदाय होते हैं जिन्हें बेदखली का एहसास रहता है। बेदखली यानी उनको समाज से बाहर कर दिया जाता हो। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। तो हास्यकरण के कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हास्य महसूस करने के लिए विवश करते हैं। तो हास्यकरण के मुख्य रूप से 3 कारण माने जा सकते हैं: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। इन तीनों कारणों से किसी व्यक्ति या समूह को हास्यकरण का शिकार होना पड़ता है। अब हम देखते हैं हास्यकरण का जो सबसे प्रभावित समुदाय है आदिवासी। तो हम देखते हैं आदिवासी कौन है, आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। आदिकाल से वहीं निवास करते आ रहे हैं, वो आदिवासी या मूल निवासी कहलाएंगे। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो भारत की कुल आबादी का 8% भाग लगभग आदिवासियों की जनसंख्या है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अनुसूचित जनजाति, जिसे हम ST कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है सरकारी दस्तावेजों में। आदिवासी समूह की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है, जिसके अंदर कौन कौन सी आदिवासी जातियां उनको सम्मिलित किया गया और उनको सरकार की तरफ से समय समय पर कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाता है। भारत में लगभग 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। उड़ीसा का भी वर्तमान नाम ओडिशा हो गया। वहाँ पर 60 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। उनके धर्म हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ग्राम आत्माओं के अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। यानी वो अपने गांव की आत्माओं की गांव की सीमा के अंदर ही पूजा करते हैं और पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। 19वीं सदी में बहुत से आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रहती है। इनमें संथाली बोलने वाले आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी इनकी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं के समकक्ष हैं और अपनी अलग ही भाषाएं हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, यानी आदिवासी समुदाय के समाज में किस प्रकार की छवि बनी हुई। स्कूलों के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर भेदभाव होने लगता है। जो ये प्रचलित छवियां हैं, किसी समाज के प्रति अगर प्रचलित छवि खराब बन जाती है तो फिर उसके साथ भेदभाव होने लग जाता है। आदिवासी और विकास। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। आज उन्हें हाशिए और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है।
समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन वर्तमान कंडीशन में इनको हाशिए या शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे, यानी अपनी जो जीवन शैली है उसको चलाने के लिए ये शिकार करते और जंगल में चीजें बीनकर अपना पेट भरते, आजीविका चलाते। आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेल दिया जा रहा है। यानी कुछ लोग अपने स्वार्थी, अपने लाभ के लिए इन लोगों को इन जंगलों से बेदखल कर रहे हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से बहुत ही बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मलेशिया, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाए हैं। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। यानी असम के चाय बागानों में ज्यादातर मजदूर है, श्रम करने वाले लोग हैं वो आदिवासी, और इनकी लगभग संख्या 70 लाख के करीब वर्तमान में आंकी गई है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। यानी ताकतवर गुट जैसे राजनीतिक या आर्थिक दबाव के कारण इनको जंगलों से भगाया जा रहा है और वहाँ पर जंगल की जो भूमि है उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। विस्थापित का अर्थ होता है किसी बड़ी योजना या प्रोजेक्ट की वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को मजबूरन दूसरी जगह पर भेजा जाना। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत कम वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। जब इनको जंगलों से बेदखल किया जाता है या विस्थापित किया जाता है तो ये शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उद्योगों में, इमारतों के निर्माण या अन्य कामों में कम वेतन पर नौकरियां करने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। यानी इनका जो 35% शहरी इलाके और 45% ग्रामीण इलाकों का जो बड़ा भाग है वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण का मतलब पोषित भोजन उपलब्ध नहीं हो पाना। आदिवासियों में साक्षरता दर भी कम है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिक और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी ऐसी प्रजातियां जिनमें से 550 प्रजातियां उनका तो रेशा बनाने, रस्सियां या कपड़े बुनने वाले रेशे बनाने के काम में आते हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। ये सारी जंगल से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक चीजें हैं जिनमें 10,000 तरह के पौधों का ये इस्तेमाल करते थे। जब इनको जंगलों से बेदखल किया जाता है तो ये सारा ज्ञान भी इनके साथ खत्म हो जाता है। अब है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान में इनके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं। कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है, जिसके आधार पर इनको अलग पहचाना जा सकता है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर किया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं, जबकि 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने
अध्याय 7 हास्यकरण की समझ के बारे में पढ़ा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।